हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज कर रहे थे और बिहार स्पेशल की सीरीज में एक दो गलत हो गया है, तो इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं आपको। इसके बाद से आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है, कहाँ पे कुछ ये दिख जाए। तो सबसे पहली बात ये कि बीपीएससी की अगर बात करें हम लोग बिहार जो स्पेशल की जो प्रमुखता की बात है, जो इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू बिहार के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 4 सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो रिजल्ट 100% हो जाता है। तो रिवाइज अभी बहुत ज़रूरी है। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही रिजल्ट की संभावना प्रबल हो जाती है और सटीक बनता है आपके लाइफ के लिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज और ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस करिए तभी स्कोर आएगा। बात यहाँ सेट प्रैक्टिस का होगा और रिवाइज का होगा तभी स्कोर आएगा। यहाँ विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कंपटीशन फाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंपटीशन को फाइट करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को पूरा किया था। अब इसके बाद हम 201 से शुरू करते हैं। तो आइए हमारा सबसे पहला जो सवाल है, कहते हैं पहला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर, क्या कहता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि अगर जनसंख्या की बात यहाँ पे हो जाए तो कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा होता है। तो महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कहाँ पे होता है, यानी कि अगर लिंगानुपात कहें कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा, ये मुंगेर हो जाएगा। जिला मुंगेर हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए आंसर इसका मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर की बात करेंगे तो बिहार का मतलब पहला वानिकी कॉलेज भी यहाँ पे खुल रहा है। क्या खुल रहा है, तो देखिएगा वानिकी कॉलेज यहाँ पे खुल रहा है, वानिकी कॉलेज, ठीक है। और मुंगेर की अगर बात करें तो गंगा के किनारे सटा हुआ है और ये बहुत ही स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। और यहीं पे मुंगेर की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग, देखिएगा सीतामढ़ी में सीता माता की मंदिर बनने वाली है। और मधुबनी की बात करें तो आपको पता है मधुबनी में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहीं की रहने वाली हैं कौन सा, मैथिली ठाकुर, ठीक है, यहीं की रहने वाली है मैथिली ठाकुर। चलिए हम लोग अगला सवाल दूसरे पे करते हैं, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये मुंगेर हो जाता है, ठीक है, मुंगेर होगा। इससे अच्छी तरह याद रखेंगे। और एक चीज़ और भी है, मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सुरंग बनाई जा रही है, यहीं पे एक सुरंग बनाई जा रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं। दूसरा की अगर बात करें तो देखिएगा, कहता है कि बिहार का वह ज़िला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। ये पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि बिहार में कौन ऐसा ज़िला है कहां पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात क्या कहा जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की आबादी कितना है, संख्या कितना है, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोपालगंज। अगर बात करें गोपालगंज के बाद सिवान आता है, उसके बाद सारण आता है। गोपालगंज, सिवान और सारण, तो पहला स्थान जो है वो गोपालगंज का आ जाता है, गोपालगंज का, ठीक है। गोपालगंज के बाद देखिएगा ये दूसरा और ये तीसरा सिवान और सारण का। तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ पे हो जाता है, मुंगेर में हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अगला की अगर बात कर दें यहाँ पे तो देखिए लॉर्ड सिन्हा, इन्होंने कहा, लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया। तो कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया, तो ये देखिए ये हो जाता है 3, तो 3 का क्या हो जाता है, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ से दे दिएगा, यानी कि बिहार और उड़ीसा से उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। 1921 की बात है। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन हो रही थी, उसी समय की बात है। अगर असहयोग आंदोलन की बात कर दिया जाए तो ये होता है 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होता है। हाँ, 1 अगस्त की अगर बात कर दिया जाए तो यहीं पे देखिएगा तिलक की इसी दिन मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। और ये लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया, तो याद रखेंगे बिहार और उड़ीसा से है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा से है। ये बिहार की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। सब मतलब समझिए कि जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार सीरीज उठा के देखिएगा, सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं बिहार के द्वारा, और बिहार स्पेशल की जब बारी आती है तो सारे के सारे मतलब सवाल आपको पूछा हुआ किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। और बीपीएससी का तो समझिए कि बहुत ही वीवीआई हो जाता है। 28, 25 से 30 प्रश्न का मतलब समझिए कि एक रेशियो लेकर के चलता है। कहता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु
हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो क्या हो जाता है, ये 4 की बात कर रहे तो किसके द्वारा? देखिए, राज्यों में अगर चुनाव कराने की जो निर्णय होता है वो राज्य सरकार का ही होता है। किसके द्वारा? तो ये देखिए, राज्य सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, तो बात कर दे, अगर पंचायत की बात कर दी जाए तो देखिएगा, सबसे पहले इस पंचायती की अगर बात कर दे तो महात्मा गांधी का ये ड्रीम था। क्या था? ये पंचायती राज का एक सपना, एक ख्वाब था। अगर बात कर दे सबसे प्राचीन भारत के इतिहास में, तो इसका जिक्र जो होता है, इसका जो उल्लेख होता है, चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी आधुनिक समाज की अगर बात कर दिया जाए तो बार बार अम्बेडकर साहब के पास जाकर के बोलते थे कि क्या अम्बेडकर आपने मतलब पंचायती राज का व्यवस्था का जिक्र किया है संविधान में? तब उन्होंने क्या किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या कर दिया, इसको शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि राज्य जब चाहेगी, जब इसकी आवश्यकता हो तो लागू करेगी, नहीं करना चाहे तो नहीं लागू कर सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई नागौर जिला से। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है 205 की अगर बात कर दें हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा 205, और इसमें आपको देखिएगा, इसमें सारा का सारा चीज़ें मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको बिहार स्पेशल की बात कर दे तो जो प्रमुखता होता है वो हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी का होता है, और उसके पॉलिटी का हो जाता है, इकोनॉमिक्स का होता है, और मिसलेनियस का होता है, कि सारा का सारा समग्र है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग कर लें पूरा, मतलब 1000 अगर कर लेते हैं तो बिहार में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन भी आपको देते रहेंगे, ताकि जहाँ से आपको प्रश्न बनने की संभावना होगी वहाँ से आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि आप हमसे इतना जुड़े, और हम चाहते हैं कि आपके जो बिहार स्पेशल है और हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको लेकर के आए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से बिहार का जो शिक्षक का एग्ज़ाम है अलग से ही मतलब समझिए कि बनाया हुआ है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट अलग से ही उसमें टॉपिक है, और ख़ास करके अगर बात कर दिया जाए तो 69 बीपीएससी के लिए आधुनिक भारत का जो इतिहास है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? क्या है? अंग नहीं है। क्या हो जाएगा? इसमें से आप लोग भी चुन सकते हैं। 205 का क्या हो जाता है? तो देखिए, महाधिवक्ता तो नहीं होगा, तो देखते हैं कि यहाँ राज्यपाल हो जाता है, विधान परिषद हो जाता है, और विधानसभा हो जाता है। देखिए, संसद की बात है तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। क्या हो जाता है? एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 चीज़ों से मिलकर के क्या बनती है? संसद बनती है। उसी तरीके से देखिए, विधानमंडल जो अंग बनता है तो राज्यपाल हो जाता है, विधान परिषद होता है, और विधानसभा होता है। एक बात और भी बताते हैं, जरूरी नहीं कि विधान परिषद सभी राज्यों में हो, क्योंकि बिहार में है इसलिए विधान परिषद की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे तो विधानसभा की संख्या कितना है? तो देखिए 243 हो जाता है, और विधान परिषद की अगर संख्या देखिए बिहार में तो कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है यहाँ पे, देखिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम, एक मिनट, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम क्या कहता है? उदंतपुरी है। उदंतपुरी क्या हो जाएगा? किस आधुनिक शहर का नाम क्या है? उदंतपुरी है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, उदंतपुरी की अगर बात करें तो देखिए, जब बिहार शरीफ आप जाते हैं ना, तब बिहार शरीफ को ही उदंतपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बिहार शरीफ। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? उदंतपुर, यानी कि बिहार शरीफ को पहले प्राचीन समय में क्या बोलते थे? तो देखिए, प्राचीन समय में बिहार शरीफ बोलते, मतलब बिहार शरीफ बोलते थे। ठीक है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। ठीक है, आधुनिक में आप क्या बोलते हैं? तो बिहार शरीफ बोलते हैं। और यहीं अगर चले जाइए, यहीं पे आपको देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ पे राजगिरी में, तो इसका पुराना जो होता है क्या होता है? ये राजगिरी हो गया, और गिरिब्रज भी हो जाता है। क्या होता है? गिरिब्रज भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, इंडिका का लेखक कौन था भाई? ये पूछता है कि इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा? तो ये देखिए, इंडिका का लेखक होता है मेगास्थनीज। कौन होता है? मेगास्थनीज हो जाता है। ठीक है, और मेगास्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में राजदूत बन करके आया था। और बात कर दी जाए कि राजदूत किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था, और किसके समय में? तो ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उस समय चाणक्य भी थे, प्रधानमंत्री थे। किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और बात कर दिया जाए कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में बहुत सारा जिक्र किया गया है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता क्या है यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। देखिए, जब कोई राजदूत आता है, अगर हम लोग अभी भारत की बात करते हैं, अगर मानते हैं कि अगर अमेरिका से कोई राजदूत अगर आता है तो सीधे कहाँ पे आएगा, वो दिल्ली में आएगा, और घूमेगा भी कहाँ, तो उसी शहरों में घूमेगा जहाँ पे मतलब समझिए कि पॉश इलाका हो या जहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ पे निवास करते हैं, उसको वैसी जगह नहीं घुमाया जाता है। तो देखिएगा, जब सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जब मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो पाटलिपुत्र से उसे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, और जो चीज़ें उसने अपने आंखों से देखी वही चीज़ें उसने लिखा इंडिका में। और देखिएगा, उसने कहा कि 7 जातियां यहाँ पे निवास करती हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो दार्शनिक का है। क्या बताया, तो यहाँ पे देखिए ये 7 जातियों का जिक्र किया उन्होंने, किसमें, तो मेगास्थनीज ने इंडिका में 7 जातियों का जिक्र किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जातियाँ ही जातियाँ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग ये देखिए, ये अब हमारा जो सवाल है क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, किसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात अगर करें तो ये गुप्त साम्राज्यों के समय में हुआ था। गुप्त जो सम्राट थे उन्होंने किया था। कौन किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था, तो देखिए ये गुप्त सम्राट होते हैं, और इसका स्थापना किसने किया था, तो देखिए ये कुमार गुप्त करते हैं, ठीक है, कुमार गुप्त करते हैं। और एक चीज़ और भी देखते हैं, एक आक्रमणकारी समझिए कि नालंदा पहुंचता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है, लूटता है, खसोड़ता है, ठीक है। और कहा जाता है कि यही नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी सारे किताबें थी, इतनी सारे मतलब ग्रंथ थे कि जलते जलते उसको मतलब समझिए जलने में 3 माह का टाइम लगा, 3 महीनों तक जलता रह गया, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे हमारा, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल कहता है कि विक्रमशिला शिक्षा के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो इसने करवाया धर्मपाल ने, लेकिन ये पाल वंश के सम्राट थे। अगर पाल वंश की बात कर दिया जाए तो देखिएगा पाल वंश के जो संस्थापक होते हैं वो गोपाल होते हैं। और यहीं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की बात कर दे तो वर्तमान में अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, भागलपुर में हो जाएगा। अगर वर्तमान में बात कर दे तो क्या हो जाता है, तो देखिए ये भागलपुर हो जाता है, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था, तो यहीं पे देखिए ये धर्मपाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, धर्मपाल हो जाते हैं। और पाल वंश के सबसे समझिए कि शक्तिशाली सम्राट होते हैं। और पाल वंश के संस्थापकों के रूप में देखा जाए तो पाल वंश के संस्थापक कौन होता है, ये देखिए गोपाल हो जाते हैं, ठीक है, गोपाल हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, देखिए अगर इसका हम लोग बात करें तो देखिए कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई होती थी। तो देखिए विषय की अगर बात कर दी जाए किस विषय की पढ़ाई होती थी तो यहाँ पे देखिएगा ये तंत्र विद्या की यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी। किसका, तो देखिएगा ये तंत्र विद्या की अगर बात कर दी जाए तो तंत्र विद्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है, तंत्र विद्या की। यानी कह सकते हैं यहाँ पे व्याकरण, न्याय, दर्शन, ये सारी पढ़ाइयाँ यहाँ पे होती थी। लेकिन तंत्र जो विज्ञान है इसकी प्रमुखता यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। और यही प्रश्न पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है, किससे विशेष रूप से होती है। अब जब विशेष रूप से बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, तंत्र विज्ञान हो जाएगा। तंत्र विज्ञान सोचिए यहाँ पे दुनिया का सबसे, आज के समय में अगर हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड की बात करते हैं तो उससे कहीं बेहतर यूनिवर्सिटी हमारे भारत में थी, ठीक है। तक्षशिला की बात कर दिया जाए, उदंतपुरी की बात कर दिया जाए, विक्रमशिला की बात कर दिया जाए तो देखिए इतना बड़ा था। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो देखिए ये सारनाथ होता है। सारनाथ की अगर बात करें तो बनारस में स्थित है। कहाँ, सारनाथ में। यहीं पे देखिएगा जो इन्हें ठुकरा के जो आगे निकल गए थे, जैसे इनको लग रहा था कि शायद बुद्ध का जो चरित्र है वो भ्रष्ट हो गया है, शायद ये लगता है कि खीर खाने की वजह से, देखिए वहाँ पे बहुत बड़ी कंसेप्ट थी। तो इनके साथ जो इनके शिष्य मतलब समझिए कि इनके जो मित्र रहते थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। और अंतिम क्षण में ऐसा लगा कि नहीं अब हमें तपस्या करना चाहिए, और वो चले जाते हैं बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते हैं और वहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके पास चले आए बुद्ध, सारनाथ में वो चले गए।
कहा जाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने वचनों को, अपने दर्शनों को, और जिन्हें वो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जिसके बदौलत वो खुद बुद्ध बने थे, उसका उन्होंने क्या किया था? उन्हें रिवाइज किया था। मैं बार बार बोलता हूँ रिवाइज। बुद्ध ने उस 7 स्थलों पे 7 बार उन्होंने पूरी रात, पता है 7 दिनों तक, 7 जगहों पे 7 रात और 7 दिनों तक उन्होंने क्या किया था? अपने थॉट का, अपने विचार, अपने दर्शन का रिवाइज किया था। और रिवाइज करने के बाद उन्होंने निकला कि पूरी दुनिया को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाएंगे। तब उन्होंने, बुद्ध ने क्या हुआ? प्रथम बार उपदेश दिया किसको? वहीं 5 भिक्षुओं को। और जब उन्होंने उधर मतलब समझिए कि जो अपना दर्शन दिया, जब उन्होंने अपना जो प्रवचन दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए पूरा ये हम लोग डिटेल्स से हमने कराया हुआ है हिस्ट्री में, आप देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा सवाल है बिहार का। तो देखिए, कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो देखिए, किस शासक ने किया? अगर शिशुनाग की बात कर दी जाए तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का जो शासन काल होता है, इसी समय में कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। किसके द्वारा? तो देखिए, कालाशोक के द्वारा होता है। कौन सा? तो पूछा है द्वितीय। जो बात होती है प्रथम का, तो हर्यक वंश का सम्राट था जिसका नाम था अजातशत्रु, उसी के समय हुआ था। ठीक है, उसी के समय हुआ था। और बात कर दे कि भाई तीसरा किसके समय में हुआ था, तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य सम्राट के जो अशोक थे, उनके समय में हुआ था। अगर बात कर दे चौथा कहाँ पे हुआ था, तो देखिएगा ये कुंडल वन में होता है। कुंडल वन कहाँ है? तो कश्मीर में है। और किसके द्वारा हुआ था? तो कनिष्क के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है? आपको 214 नंबर सवाल हो जाता है भाई। और आप लोग ना खूब मन लगा के पढ़िए, बहुत कम टाइम है। जितना ज़्यादा से रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा रिवाइज करना है। रिवाइज ही आपको, जितना रिवीजन होगा डिवीज़न यही तय करेगा। रिवीजन कहने का मतलब है कि जब एक बार बैठिए तो सारा चीज़ें छोड़ करके, मोबाइल सब कुछ छोड़ करके बैठिए। फिर 2-4 घंटे तक आप इस्तेमाल करिए अपना करंट अफेयर देखने का और बिहार देखने का। 2-4 घंटा ही आप इस्तेमाल करिए इस मतलब मोबाइल का। 4 घंटा बहुत हो जाता है अगर वहाँ पे देखते हैं। तो उसके बाद जितना रिवाइज करना है, जितना प्रैक्टिस करना है, और जितना आपको टाइम मिले उतना सब कुछ करिए। नहीं कि ज़्यादातर आप बतिया रहे हैं, ज़्यादा खाने पीने में टाइम लगा रहे हैं, दोस्तों से बात, ऐसा बिल्कुल मत करिए। एग्ज़ाम का पीरियड है, ये कोई साथ नहीं देता है, दोस्त कोई साथ नहीं देता है। और सच बताएं तो माँ बाप के सिवा आपको सबसे ज़्यादा पसंद और सबसे ज़्यादा आपके तरक्की में खुश कोई नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट सवाल है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? तृतीय बौद्ध परिषद का कौन हो जाता है? ये अशोक सम्राट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक सम्राट हो जाएंगे। अशोक सम्राट तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, फटाफट हम लोग करेंगे। चलिए अगला सवाल है, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो चतुर्थ की बात कर दिया तो कौन हो जाता है? कनिष्क हो जाता है। कौन हो जाएगा? तो देखिए चौथा में हो जाता है कनिष्क हो जाएंगे। ठीक है, ये कनिष्क हो जाते हैं। और ये देखिएगा ये कनिष्क हो जाएंगे और ये कश्मीर में करवाते हैं। ठीक है, ये कश्मीर में आयोजन इसका होता है। ठीक है, कश्मीर में आयोजन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है पाटलिपुत्र में आयोजित, देखिए अगला सवाल है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? तो ये तृतीय का क्या हो जाता है? तो ये हो जाते हैं कौन सा? तो ये देखिए अशोक सम्राट हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अशोक सम्राट हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है भाई। बीपीएससी में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आप भी पढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पे बना लीजिए। कहता है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किस किस का भाई? किसका किसका है महान धार्मिक केंद्र? तो यहाँ पे देखिएगा सिखों के लिए है, तो हाँ बिल्कुल है। धर्मावलंबियों के लिए है, तो देखिए ये क्या कहता है? धर्मावलंबियों के लिए है। और देखिए कहता है कि जैनों के लिए बौद्ध। ये थोड़ा सा ये हो गया है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 17 का, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले
ये सिख जो होते हैं, सिख के लिए हो जाता है, और जैन के लिए हो जाता है, और बौद्ध के लिए हो जाता है। यानी कि जो तीनों यहाँ पे धर्म का जो समागम दिखता है, हमारा जो तीनों दिख रहा है, उस तीनों के लिए होता है। इस तरह से अगर इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो इन सभी के लिए हो जाता है। किसके लिए? तो यहीं पे देखिएगा, यहीं पे सिख धर्म के जो गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। महावीर की बात कर दी जाए तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार में हुआ, और बात कर दे बुद्ध की तो बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति आपको बिहार में हुआ। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो तीनों धर्मों का जो यहाँ स्थल है इनसे ही संबंधित हो जाता है। क्या हो जाता है? इन सभी के लिए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 18 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 18 क्या कहता है? देखिए 18 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? देखिए बौद्ध और जैन में समान नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। असमानता की और असमानता की दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आईएएस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है। कहता है ये इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मदमन हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, महावीर का मानना था जैन धर्म के मतलब जो गुरु हैं, उनके जो जीन हैं, उनके जो प्रकांड विद्वान हैं, उनका मानना है कि निर्वाण की प्राप्ति करना बहुत ही कठिन है। यानी कि जितना ज़्यादा शरीर को कष्ट देंगे, जितना ज़्यादा तकलीफ देंगे और जितना भूखे प्यासे रहेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये जैन कहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अपने शरीर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और यही वजह होता है कि बुद्ध और अगर जैन की बात कर दिया जाए तो उस समय में सबसे ज़्यादा सफल बौद्ध धर्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो जैन धर्म जो होता है मात्र कुछ ही लोगों में मतलब सीमित हो जाता है। जैसे मानते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, वही लोग खास करके इस धर्म को क्या करते हैं? अपनाते हैं, अंगीकार करते हैं। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात कर दी जाए तो सब सारे के सारे लोग क्या करते हैं? इस धर्म को अपना लेते हैं। इसका वजह है क्योंकि ये मध्यम मार्ग की तरफ में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मध्यम मार्गी। और इनका जो सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत, वो कमाल का है। अगर देखिएगा, अगर आप आईएएस बनने का ख्वाब रखे हैं, अगर बीपीएससी के माध्यम से आप टीचर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये कारण जो है, ये कार्य कारण का सिद्धांत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर कोई फिलोसफर ने, कोई दर्शन या कोई राजनीति वालों ने अगर कोई बात कर दे, कोई ऐसा फिलोसफर या कोई ऐसा धार्मिक या कोई भी देख लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा धर्म है जहाँ पे ऐसा सिद्धांत देता हो। वो माना गया है, पूरा दुनिया का सर्वेक्षण है कि दुनिया में सबसे बेहतर जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ये हम ही नहीं, भारत वाले ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य धार्मिक जो सर्वेक्षण है ये कहता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट जो धर्म है, दुनिया जो सबसे जो विकासशील है, जहाँ पे विकास सिर्फ मनुष्य का होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा धर्म काम करता है बौद्ध धर्म। और ये जो धर्म है विज्ञान पे आधारित है, एकदम विज्ञान है। यहाँ पे किसी को उलझाया नहीं जा सकता। स्वर्ग नर्क का मतलब समझिए कि डरा करके आप उसको लूट नहीं सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो दर्शन हम लोग जब वहाँ पे पढ़ेंगे, जब मेंस में आप पढ़ेंगे या एथिक्स जो पढ़ेंगे आप यूपीएससी में, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ें मिलता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़िए, अध्ययन करिए, अध्ययन करने से बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। ठीक है, और किसी पे भी ऐसे ही तुरंत कमेंट्स मत कर दीजिए। ठीक है, ऐसे क्या होता है ना कि बहुत जैसे हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, वो 70 साल की उम्र में अपने जीवन का जो अनुभव बता देते हैं ना, वो किसी किताबों में नहीं मिलता। वो जो अनुभव होता है अमृत के समान होता है। एक एक शब्द को समझिए। अगर माँ बाप कुछ आपके लिए कहते हैं तो कमाल का चीज़ होता है, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। उनकी एक आइडिया कुछ भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? यहाँ सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो किस नगर की बात अगर करता है तो देखिए 19 नंबर सवाल है, क्या हो जाता है? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में हो जाती है। ठीक है, ये पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर महावीर स्वामी की बात कर दे तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए, ये हो जाता है 20 और क्या हो जाता है? कुंडल ग्राम में होता है इनका जन्म। कहाँ पे होता है? तो देखिए कुंडल ग्राम हो जाता है। देखिए महावीर जैन से
अगर बात कर दी जाए तो नास्तिक संप्रदाय में सबसे ज़्यादा प्रश्न बिहार वालों ने, बिहार के बीपीएससी में और बिहार के सचिवालय सहायक ने और बिहार के दरोगा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको अगर पूछिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिए नास्तिक संप्रदाय में दो धर्म से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो बुद्ध को पढ़ लीजिए, दूसरा जैन को पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर बात होता है कि मौर्य को पढ़ लीजिए, उसके बाद गुप्ता को पढ़ लीजिए, गुप्तोत्तर को पढ़ लीजिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर बात कर दे तो देखिए महाजनपद जो है, महाजनपद से प्रश्न रहते ही रहते हैं, इसलिए महाजनपद पढ़ लीजिए। और एक और भी बात करें कि और भी अगर पकड़ना चाहते हैं तो हर्यक वंश को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें हर्यक वंश को अगर पढ़ना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा तीन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, किस पे, बिंबिसार पे, अजातशत्रु पे और उदयन पे। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुंडलग्राम हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल पे हम लोग देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। विश्व स्तूप तो 21 क्या हो जाता है, तो ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। कुछ लोग बोध गया मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ पे, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप की अगर बात कर दिया तो कहाँ है विश्व शांति स्तूप, तो राजगीर में होगा। इसलिए जापानियों ने यहीं पे इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तो देखिएगा राजगीर में करवाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगला सवाल कहता है, यहाँ पे ये जो प्रश्न कहता है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है। क्या हो जाता है तीर्थ स्थल, तो देखिए 22 का क्या हो जाता है, अगर 22 की बात करिए तो क्या हो जाता है, अगर हम लोग जैनियों का बात कर दे जहाँ पे उनका तीर्थ स्थल क्या हो जाता है, ये सारा का सारा हो जाएगा। देखिए पावापुरी हो जाता है, पारसनाथ हो जाते हैं, वैशाली हो जाता है, वैशाली हो जाता है, ये सारा का सारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सभी हो जाता है, ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में लगनी राग, देखिए ये बीपीएससी का है, एक ही नहीं बार बार प्रश्न पूछा गया है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। लगनी मतलब समझ ही रहे होंगे आप, विवाह के जो अवसर पर लगन न होता है, लगन मतलब समझिए कि लड़का का लगन हो रहा है, लड़की का लगन हो जाता है, इसका संबंध किससे, तो विवाह से है। अधिकतर बात ये है कि अगर दक्षिण भारत वाले लोग हैं इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं वो कर पाते हैं, क्या कि हम जब दिल्ली थे तो देखते हैं तमिलनाडु का एक लड़का था तो बड़ा थोड़ा सा ये हो जाता था मुश्किल। तो देखिएगा ये क्या हो जाता है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। और 23 की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए विवाह के अवसर पे होता है, विवाह के अवसर पे क्या हो जाता है, इसका आंसर विवाह के अवसर पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। भाई अगर विद्यापति की बात कर दी जाए तो कहाँ के निवासी थे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये देखिएगा इसका आंसर मिथिला हो जाता है। कहाँ, मिथिला। और मिथिला की अगर बात कर दी जाए तो मधुबनी के रहने वाले हैं। और गांव का भी नाम पूछा गया है कि किस गांव से, तो देखिएगा गांव का नाम है बिस्फी गांव है। क्या हो जाता है, बिस्फी गांव हो जाता है। ये होता है, आपको इसको यहाँ पे रखते हैं, ये बिस्फी गांव होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बिस्फी गांव होता है। ठीक है, बिस्फी गांव हो जाता है। ठीक है, और मिथिला की बात कर दें तो देखिएगा ये होता है मधुबनी। ठीक है, और प्रख्यात कवि कौन है, विद्यापति कहाँ के निवासी हैं, पूछा जाता है। और एक चीज़ बताते हैं आपको, विद्यापति को कहा जाता है मतलब बिहार का कोकिल कहा जाता है। कोकिल, बिहार का कोकिल कौन, तो विद्यापति। अगर बात कर दिया जाए कि स्वर कोकिला, बिहार का स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा शारदा सिन्हा। अगर बात कर दे कि भारत का स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, तो ये हो जाती हैं लता मंगेशकर। ठीक है, ये लता मंगेशकर हो जाती हैं। तो ये हो जाता है, ये मतलब आपको क्या बोलते हैं, ये विद्यापति हो गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल की अगर बात कर दें तो ये हमारा हो जाता है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था। ठीक है, फाग रागों की गीतों की रचना किसने किया था, ये 25 नंबर सवाल है। और पता है इसका क्या होता है, 25 की अगर बात कर दी है तो देखिएगा इसका आंसर होता है नवल किशोर सिंह ने किया था। और ये बीपीएससी में समझिए कि 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। बीपीएससी के देखिएगा तो 2-3 बार ये सवाल पूछा गया है नवल किशोर सिंह के बारे में। ये जो बिहार में राग फाग के गीतों की रचना है उनके बारे में पूछा गया, क्या नाम होता है, तो नवल किशोर सिंह होते हैं। कौन होते हैं, तो नवल किशोर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, नवल किशोर सिंह होते हैं। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है कि बिहार में मुख्यतः क्या कह रहा है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं।
ठीक है। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि भाई बिहार में मुख्यतः मिथिला दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, ये विवाह के समय गाए जाते हैं। एक बात बताते हैं, मिथिला में जो विवाह का गीत होता है ना, वो बड़ा ही समझिए कि पूरे भारत में वैसे नहीं होता होगा जैसे मिथिला में होता है। क्योंकि मिथिला में की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, ये जो सीतामढ़ी में जहाँ पे सीता माता की जो उनका स्टैचू बनाई जा रही है, तो वहाँ पे उनकी जो मंदिर बनाई जा रही है, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे समझिए कि जो अयोध्या है जहाँ से राम का मतलब समझिए कि बारात लेकर के आते हैं, और यहीं पे वो मतलब समझिए कि शादी विवाह का जो लगनी राग होता है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और बात करते कि यहाँ के लोग श्री रामचंद्र जो हैं, मतलब जो भगवान है श्री रामचंद्र उनको ये लोग गाली देते हैं। तो शायद ये कह सकते हैं कि एक नाता रिश्ता है, जैसे साला और बहनोई के शायद बीच में ये गाली गलौज का एक नाता है ना। उसी हिसाब से यहाँ के लोग जो होते हैं राम की यानी कि जो विवाह मतलब बारात लेकर के जो आते हैं, उसको यहाँ के लोगों के द्वारा गाली दिया जाता है। ठीक है। और उसी समय देखिए लगनी जो मतलब जो राग है, अगर बात कर ले हम लोग लगनी राग की, तो यहीं से शुरुआत माना जाता है। ठीक है। और ये विवाह के अवसर पे गाया जाता है, विवाह के अवसर पे। और जानते हैं कि राम का विवाह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहार के लिए मतलब समझिए कि भारत में फेमस तरीके से मतलब इसको मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला सवाल देखा जाए तो ये है, कहता है कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था। 27 नंबर सवाल क्या कहता है। तो देखिएगा, ये बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। अभी देखिएगा तो वंदे भारत अभी ट्रेन चली है। अगर वंदे भारत की बात कर दिया जाए तो बिहार और रांची के बीच में पहला है, और दूसरा की अगर बात कर दिया तो बंगाल के साथ हो जाएगा। लेकिन उसे अगर बात कर दी जाए कि यहाँ पूछता है कि पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ बिहार में कब हुआ था, कब। देखिए बिहार से डेट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट एकदम कंठस्थ डेट वाला भी याद करिए क्या हो जाता है। तो 27 का देखिएगा 19 जून 2000 को इसका प्रारंभ हुआ था, 19 जून 2000 को। ठीक है। अब देखिए ये जो 2002 को जो होता है 19 जून 2002 को, ठीक है, यहीं से पहली बार यानी कि जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है इसका प्रारंभ हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग क्या प्रश्न कहता है। यहाँ पे प्रश्न ये कहता है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पे सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको। तो देखिए क्या है, ऐसे मुजफ्फरपुर को चुना गया है। ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार किसको दिया गया। तो मुजफ्फरपुर को दिया गया। किसको। तो मुजफ्फरपुर को दिया गया। लेकिन बात अगर कर दे कि बिहार में साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो बिहार में साक्षरता दर सर्वाधिक आपको रोहतास में हो जाएगा। रोहतास में अगर दूसरा बात कर दिया जाए तो वो आपको पटना हो जाता है। ठीक है। रोहतास के बाद क्या हो जाता है, तो दूसरा की अगर बात करते हैं तो पटना हो जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कहता है, देखिए अगला सवाल की यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कहते हैं कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, ये देखिएगा, बिहार में जो है जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है। तो किस शहर में हो जाएगा, तो पटना में हो जाएगा। याद रखिएगा पटना में होता है। और बात अगर जयप्रकाश नारायण की आती है तो देखिए आज़ाद दस्ता का उन्होंने गठन किया था, और आज़ाद दस्ता 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा ये जयप्रकाश नारायण जो थे, खैर हम लोग आगे वाला उसमें देख लेते हैं, बहुत सारा है। तो क्या हो जाता है, 30 का हो जाता है आंसर पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर सवाल देखिए, ये पूछा गया है एक बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी समय ये शहीद भी हुए थे। बहुत पुराना प्रश्न है। ठीक है। कहता है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला। तो देखिए ये हो जाएंगे रणधीर वर्मा हो जाते हैं। इसका आंसर डी होता है। 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रणधीर वर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, रणधीर वर्मा हो जाते हैं। और इन्हीं को पहली बार क्या मिला, तो अशोक चक्र इनको प्राप्त हुआ। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
अगला सवाल है हमारा 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 31 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? तो देखिए, देहावसान का मतलब होता है कि मृत्यु हो जाना, ठीक है। ये होता है उनका पावापुरी में। कहाँ होता है? तो ये देखिए, ये पावापुरी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होता है पावापुरी में। भगवान महावीर का जो मृत्यु है या देहावसान जो है वो कहाँ पे हो जाता है? तो पावापुरी में हो जाता है, ठीक है, पावापुरी में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? बिहार में सर्वप्रथम, क्या कहता है? ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ बीपीएससी में नहीं पूछा गया है, बल्कि बिहार के द्वारा आयोजित और सारे एग्जाम में पूछा गया। कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? तो किस बैंक की स्थापना हुई? तो देखिए ऑप्शन में बहुत सारा है, ठीक है। तो 32 नंबर क्या कहता है? 32 का देखिएगा, कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ था? कौन सा बैंक हो जाएगा? तो ये देखिए, इलाहाबाद बैंक हो जाता है। कौन सा बैंक होता है? इलाहाबाद बैंक होता है। बिहार में सर्वप्रथम जो 32 नंबर सवाल है, क्या कहता है? इलाहाबाद बैंक हो जाता है। अगर लेकिन भारत में अगर बात कर लिया जाए कि भारत में कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाता है, और बिहार में प्रथम की बात कर दी जाए तो इलाहाबाद बैंक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से। 33 जो है, देखिए अगर बात हो 33 का, तो देखिए ये जो प्रश्न है बीपीएससी कम से कम 5 बार प्रश्न जरूर पूछा होगा। अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, नए दे रहे हैं, तब तो भाई अच्छे से करिए। जो पुराने लोग हैं जो दे रहे होंगे उनको ये सारा आइडिया होगा, ठीक है। उनको रिवाइज चल रहा है, ठीक है, उनका रिवाइज चल रहा है, और उनको ये बात पता है कि ये सारा का सारा जो प्रश्न है बीपीएससी कहीं ना कहीं इसको हिट, मतलब समझिए कि क्वेश्चन के तौर पे ही रखती है। तो देखिए कहता है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त होते हैं? तो नवपाषाण युगीन अवशेषों की बात कर दे, साक्ष्यों की बात कर दे, तो क्या हो जाता है? चिरांद हो जाता है। क्या हो जाता है? चिरांद हो जाता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड्डियों का बहुत सारा उपकरण प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, हड्डी का बहुत सारा उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ है, और यही वजह होता है कि बिहार में नवपाषाण युगीन जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त होता है? तो यही चिरांद से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, कहता है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? 34 नंबर सवाल क्या है? तो देखिए कहता है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के, देखिए महागोविंद के बारे में 12 पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। किसके समय में क्या था ये? तो देखिए दरबार में था। वास्तुकार ये थे, कौन थे? तो ये जो महागोविंद थे, तो महागोविंद की अगर बात करें तो किस शासक के दरबार में थे? तो देखिए बिंबिसार हो जाते हैं। कौन हो जाता है? तो 34 नंबर सवाल हो जाएगा, इसका बिंबिसार हो जाता है। और बिंबिसार की अगर बात करें तो हर्यक वंश के क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। और इन्होंने ही क्या किया था? 3 विवाह किया था, और जिसके माध्यम से हर्यक वंश के काफ़ी ज़्यादा सशक्त उन्होंने बनाया। इन्हीं के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, जो क्या होता है बाद में चल करके इनको कैद कर देता है और इनकी हत्या कर देता है। और यही वजह होता है कि अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बाद में उनके पुत्र उदयन के द्वारा भी उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल की अगर बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर है आपको 35। कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन के देखिएगा, ये 483 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? तो देखिए 483 ईसा पूर्व में होता है। 483 ईसा पूर्व में होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में होता है। और देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या कहता है? अगला सवाल की बात करें तो देखिए, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया है? 36 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, किस शासक ने मगध राज्य को, देखिए जब यहाँ पे मगध राज्य के बारे में आएगी ना, कहता है कि एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिएगा, देखिए जो काम मगध साम्राज्य के लिए हर्यक वंश का जो संस्थापक यानी कि बिंबिसार ने किया, वो समझिए कि बाद में आगे चल के बहुत सारे लोग उसी, देखिएगा जो पहला, मेरे कहने का मतलब है जो पहला जो काम जो लोग करते हैं, या पहला आप खेतों में अगर जाते होंगे तो जो नाला पहला बार जो तैयार करता है ना, वो बहुत मेहनत करता है। उसके पीछे काम करने वाले बड़ी आसानी से उसे कर लेते हैं। तो पहली बार की अगर बात कीजिए तो मगध राज को एक साम्राज्य का जो गौरव प्रदान कर दिया अखंड भारत का, वो देखिए कौन हो जाता है? तो बिंबिसार हो जाता है। कौन हो जाता है? बिंबिसार। मैं बिंदुसार की बात नहीं कर रहा, मैं बिंबिसार का बात कर रहा हूँ। और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और बात कर दे कि देखिए बिंदुसार कभी कभी आता है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता था बिंदुसार का। ये होता है मौर्य सम्राट। कौन होता है? ये मौर्य सम्राट होते हैं, ठीक है, मौर्य सम्राट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है?
यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 37 नंबर सवाल क्या है? 37 नंबर सवाल की अगर बात कर दे तो ये देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत बार बीपीएससी ने पूछ दिया है इसको। कहता है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो देखिएगा ये बक्सर और चिरांद से होता है, बक्सर और चिरांद से। ठीक है, क्या होता है? बक्सर और चिरांद से होता है। ठीक है, एक समय हम लोग देखते हैं, हमारा जब एक इंटरव्यू था बीपीएससी में, तो हम लोग बहुत सारे मित्र के साथ वहाँ पे गए थे। तो आप देखिएगा बीपीएससी के बाद एक जो चिड़ियाघर है वहाँ पे एक मंदिर है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग थे, तो सारे मित्र लोग कुछ खा रहे थे हम लोग आपस में ही, और बात कर रहे थे कि अगली बार हम लोग को शायद दोबारा मौका ना मिले इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे ये चिरांद की बात हो रही थी, और सच कहे तो मेरे दिमाग से एकदम चिरांद वाली बातें निकल गया था। तो वहाँ पे एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था वही कि भाई बिहार में कौन ऐसा स्थल है जहाँ पे नवपाषाणकालीन यानी कि सोर्स मिले हुए हैं। और हम लोग सब बनाते हैं, कभी कभी अचानक क्या होता है कि तो सॉरी बोल के निकलिए, फिर भी अच्छा मार्क्स रहा। चलिए देखते हैं क्या है। कहता है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बक्सर और चिरांद से। कहाँ पे? बक्सर और चिरांद से। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या होता है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ? तो 38 नंबर देखिएगा, तुर्क शासन का युग का प्रारंभ पूछ रहा है, बिहार में कब से शुरू होता है? तो 1203 में हो जाता है। कब हो जाता है? 1203 में हो जाता है। ठीक है, तुर्क शासन का युग प्रारंभ होता है बिहार में 1203 में होता है। कब होता है? 1203 में, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए अगला सवाल पूछता है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। आप ये कहेंगे कि पहले हम बनाए फिर दोबारा यही सवाल है, क्योंकि भाई बीपीएससी ने ऐसा पूछा हुआ है। बीपीएससी एक ही सवाल को 2 3 4 5 तरीके से पूछ देता है। तो आप भी देखिए ना, आप तो रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज में देखिए। अब अगर आप जितने भी स्टेट आप बना रहे होंगे, देखिएगा 1990-92 के बाद से जितने भी प्रश्न आपको 2023 तक मिलेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए रिवाइज करिए और देखिए कि कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो। अगर गलती होता है तो एक एक फैक्ट पे आप विचार करिए, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिवाइज खूब करिए, जितना रिवाइज करना है रिवाइज करिए, क्योंकि रिवाइज ही आपको बेहतर मतलब समझिए कि पोजीशन दिलाएगा, आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट हम बार बार बोल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसकी अगर बात करिए तो 120 हो जाता है। आपको कितना करना है? 100 तक लेके आइए ना, सेफ रहेगा। उसके बाद फिर मेंस में मिलिए हमसे। ठीक है, क्या कहता है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए उदंतपुरी को कहते हैं। किसको? तब 239 का क्या है? तो 239 की अगर बात करें तो उदंतपुरी हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये हो जाता है 40। कहता है यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कहाँ से हो जाती हैं भाई? तो बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं? आप देखिएगा जब आप मेंस लिखेंगे तो बिहार मतलब जो हिस्ट्री देते हैं, जीएस का जो पार्ट 1 है हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री में 3 कला पढ़ना होता है। एक्चुअली पढ़ने के लिए तो 4 कला भी, बहुत सारी कला हैं। अब तो जो जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो देखिएगा ये सारा चीज़ें उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कहना है कि अगर आप बीपीएससी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो तैयारी का एक ही तरीका सबसे बेहतर होता है, वो होता है मेंस से। किससे होता है? मेंस से। जो आप स्टार्ट करेंगे ना तब जाकर के आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आप पीटी से तैयार करना चाहते हैं तो आपका संभावना नहीं है फाइट करने का। ज़्यादा हो सकते हैं आप पीटी दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ मेरा पीटी हुआ है, बीपीएससी में मेरा पीटी हुआ है, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए इसका आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर होता है पाटलिपुत्र हो जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाता है, यही पटना से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? ये देखिए बीपीएससी में बहुत बार पूछ दिया, लगभग 3 बार प्रश्न पूछा होगा। हम लोग जब भी दे रहे हैं तब एक प्रश्न हमको मिला था उस समय में, लगभग मुझे लगता है 60-62 के पीरियड की बात है, शायद कुछ ऐसा ही है। तो हम लोगों ने इसको क्लियर किया था। तो बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये देखिए ये सुल्तानगंज में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो ये सुल्तानगंज में हो जाएगा। और सुल्तानगंज में की बात कर, देखिए पटना में भी सुल्तानगंज है, लेकिन ये सुल्तानगंज भागलपुर की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? तो भागलपुर में। ठीक है, ये देखिए भागलपुर में। और पता है यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे जो हमारे शिव जो मतलब भगवान शिव जो हैं ये साक्षात यहाँ पे प्रकट हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है, पुराने कुछ कथाएं हैं जिनका मानना है कि यहाँ पे जो शिव जी हैं साक्षात दर्शन दिए थे और उसी जगह पे ये अजगैबीनाथ मंदिर का क्या हुआ, निर्माण किया गया। और बात कर दे कि ये सुल्तानगंज में है, और सुल्तानगंज की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ पे है, तो भागलपुर में हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाता है आपको भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा पटना में सबसे ज़्यादा गंगा का जो क्या है विस्तार है 99 किलोमीटर है। अगर बात करें कि द्वितीय स्थान किसका है भाई, तो यही भागलपुर हो जाता है। द्वितीय स्थान किसका है, भागलपुर का हो जाता है। चलिए, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। बात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब कुलपति कौन थे। 42 नंबर सवाल क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात कर दिया कि प्रथम कुलपति की अगर बात कर दिया है तो यही हो जाते शिलभद्र नाम होता है इनका, शिलभद्र नाम होता है। ये बौद्ध भिक्षुक थे। कौन थे ये, शिलभद्र नाम होता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, तो शिलभद्र हो जाएंगे। क्या नाम होता है, शिलभद्र, शिलभद्र याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये सवाल है हमारा कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। किस शासकों की बात, देखिए पूछा गया था किस वंशों के द्वारा हुआ था, तो वंश में हम लोगों ने देखा था किसको, गुप्त वंश को। अब पूछता है कि कौन सम्राट कराया है इसका स्थापना, तो कौन कराता है, कुमारगुप्त के द्वारा होता है, ठीक है, कुमारगुप्त के द्वारा होता है। और पूछ भी देगा कि भाई इसका विध्वंस किसने कराया, तो बख्तियार खिलजी ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारा कहता है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था। तो 44 की अगर बात करें तो देखिएगा इसमें ऐसे भी ये 44 की बात करें तो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन इसमें नहीं है, ये 1971 हो जाता है। कब हो जाता है, 44 की बात की जाए तो 1971 में 71 में वैशाली पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक बार आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कमेंट्स में जरूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्या कहता है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि बोधगया में क्या कहता है, कहता है कि बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। कब हुआ था, तो 45 की बात करी तो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था, कब हुआ था, 1956 में। और 1956 में एक और भी घटना है, देखिएगा प्रथम बार राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, यानी कि प्रथम बार जो राज्य की स्थापना हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। यानी कि भाषा के आधार पर पहली बार राज्य का पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्या हुआ, राज्य का स्थापना हुआ। कब हुआ था, ये भी 1956 में ही हुआ था। तो बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। 46 नंबर सवाल है हमारा। 46 नंबर सवाल क्या कहता है, 46 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा यहाँ पे बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी, तो 46 नंबर का क्या होता है, 1957 में हुआ था। कब, 57 में हुआ था, 1957 में हुआ था। देखिए यहाँ से प्रश्न एक बार एक प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है, और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको बढ़िया से कर लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 47 देखिए, कहता है 47 कहता है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो देखिएगा ये 1970 में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1970 हो जाता है, ठीक है, 1970 हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर हमारा सवाल है। देखिए इसका जो है कहता है कि बिहार में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। 48 क्या कहता है कि नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हो गई थी, तो नवादा संग्रहालय की बात कर दे कि बिहार राज्य में, तो 48 क्या हो जाएगा, 1974 में हो जाता है, ठीक है। किसका, तो नवादा संग्रहालय 1974 में बनता है, 1974 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 हमारा हो जाता है। 49 देखिएगा, ये क्वेश्चन होता है, कहता है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। 49 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिएगा बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो ये देखिए 49 का क्या होता है, ये आपको सुल्तानगंज से मिला है। ये सुल्तानगंज से मिला है, ठीक है, ये सुल्तानगंज से मिला है। ये कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये सुल्तानगंज से मिला है और ये भागलपुर से हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये देखिए
अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 50 क्या कहता है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकारी थी? ठीक है, ये हमारा सेशन का अंतिम सवाल है। और अगर इसमें आप लगभग मतलब समझिए कि 42-45 आप सही करिए, क्योंकि अगर इससे समझिए कि अगर बहुत ही कम होता है 30 या बहुत कम आप मारते हैं तो इसका मतलब आपको बहुत रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से करिए तभी आपका मतलब समझिए कि स्कोर आएगा, क्योंकि अभी देखिएगा अभी जो सुपर एनर्जी से लबालब जो लोग हैं वो एकदम दिन रात लगे होंगे। ठीक है, अगर आप लगे हैं तो अच्छी बात है, आपका रिजल्ट तय है। और कम से कम रिवाइज करने के बाद स्कोर लगाइए और शीट मारिए कि आपका कितना आ रहा है। अगर आप हमारे साथ अगर इसको बना रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट्स में भी बताइए कितना हुआ। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई और किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए, अब बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो यहाँ पे देखिए मंजूषा शैली हो जाती है। क्या हो जाती है? ये मंजूषा शैली हो जाती है। और इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से, कहने का मतलब है ना कि पूरा का पूरा टाइम एकाग्र होइए। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी कोई 2 घंटा पढ़ने के बाद 10 घंटे के बराबर करता है, और कुछ लोग क्या होता है कि 10 घंटा पढ़ता है लेकिन उसका 2 घंटे के बराबर भी नहीं हो पाता। इसका वजह है एकाग्रता। कहीं ना कहीं आप एकाग्रता से चूक जाते हैं। और एक बात बताते हैं आपको, बुद्ध को भी जब एकाग्रता प्राप्त नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं मार से वो जो समझिए कि झूल रहे थे और परेशान हो रहे थे, तभी उन्होंने इस धरती को आह्वान किया था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इस मार से, ताकि हम अपने निर्वाण की प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ बढ़ सके और उसमें सफल हो सके। और उन्होंने सफल हुआ। आपको भी बिल्कुल उसी तरह करना होगा। और एक बार कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।